स्वागत। आज का डीप डाइव है भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर। इसका इतिहास, विकास और हाँ, भविष्य भी देखेंगे जी। हमारे पास इस पे काफी नोट्स और रिसर्च हैं। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? हम भारतीय बैंकिंग के अहम मोड़ों को समझेंगे, पॉलिसीज के पीछे की वजह जानेंगे और भविष्य की दिशा भी। हाँ, और खासकर ये कि कैसे ये सिस्टम बचत को निवेश में बदलता है। और इसमें जो एक कश्मकश हमेशा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये कश्मकश तो आप देखिए बिल्कुल शुरुआत से है। वैसे ये बैंक शब्द ये इटालियन बैंको से आया है, मतलब बेंच, जहां पुराने जमाने में पैसों का लेन देन होता था। अच्छा। आज बैंक का मूल काम तो वही है, डिपॉजिट लेना, मतलब बचत या चालू खातों में, और फिर उसी पैसे को लोन की तरह देना, घर के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए। और जो सबसे कह सकते हैं अहम काम है, वो है क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। बिल्कुल। मतलब बैंक अपने पास जमा पैसे से कहीं ज्यादा नियमों के तहत कर्ज दे पाते हैं। इससे इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है। ये तो सिस्टम की जान हुई फिर। बिल्कुल सही। यही है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बिखरी हुई छोटी छोटी बचत को जमा करके उसे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाना। सोचिए, अगर बैंक ना हो तो ये पैसा शायद घरों में ही रह जाए। सही बात है। अब इतिहास देखें तो ब्रिटिश काल में वो प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, हाँ हाँ। जो बाद में इंपीरियल बैंक बने, और फिर आजादी के बाद एसबीआई बना। राइट। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी, इनका ध्यान मुख्य रूप से मुनाफे पर और बड़े शहरों पर ही था। आम आदमी तक, गांव तक पहुंच बहुत सीमित थी। तो मतलब एफिशिएंसी तो थी शायद, पर इंक्लूजन यानी समावेशन नहीं था। हाँ, कह सकते हैं। तो शायद इसी कमी को दूर करने के लिए आजादी के बाद पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, और फिर 1955 में एसबीआई का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जो बड़े बैंक थे, वो कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के ही कंट्रोल में रहे। तो पैसा कुछ ही हाथों में सेंट्रलाइज था। अच्छा। तो यहीं से वो बड़ा कदम आया 1969 में 14 बैंकों का, और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये एक बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। मकसद बिल्कुल साफ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, बैंकिंग को गांवों तक पहुंचाना, प्राइवेट मोनोपोली को तोड़ना, और हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पैसा जुटाना। फोकस पूरी तरह सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर आ गया। तो इसके नतीजे भी दिखे होंगे। गांव में शाखाएं खुली होंगी, छोटे उद्योगों को लोन मिला होगा। हाँ, नतीजे दिखे, समावेशन बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। गांवों में शाखाएं खुली, लेकिन क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी? अक्सर ऐसे बड़े फैसलों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। निश्चित रूप से समावेशन तो बढ़ा, लेकिन बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी आ गई, और वो एनपीएस की समस्या, मतलब बैड लोन्स, वो बढ़ने लगे। एनपीएस। हाँ, यही वो पैटर्न दिखता है जिसकी आप बात कर रहे थे। ब्रिटिश काल प्रॉफिट फोकस, राष्ट्रीयकरण सोशल फोकस, और फिर महसूस हुआ कि एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना होगा। हर बदलाव पिछली पॉलिसी की कमियों का एक रिएक्शन था। तो ये जो एफिशिएंसी की चुनौतियां आई राष्ट्रीयकरण के बाद, इसी ने शायद 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसकी जमीन तैयार की। उस समय भारत एक बड़े आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। सही कहा आपने, बिल्कुल। उसी संकट के बैकग्राउंड में वो नरसिम्हन समिति बनी थी 1991 में, और फिर 98 में भी। हाँ, नरसिम्हन समिति। उन्होंने ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की सिफारिश की, और मुख्य सुझाव था कंपटीशन, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट बैंकों को फिर से लाइसेंस दिया जाए। और यहीं से वो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वाली बहस फिर तेज हो गई। बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबी, जिनका जोर सोशल वेलफेयर, इंक्लूजन, सरकारी स्थिरता पर, और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक, जिनका फोकस प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पर। और ये बैलेंस साधना, ये आज भी एक बड़ी चुनौती है ना? एक तरफ इतने सारे लोगों को बैंकिंग से जोड़ना है, और दूसरी तरफ बैंकों को प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट भी रखना है। पूरी तरह प्राइवेट कर दें तो शायद इंक्लूजन का क्या होगा? हाँ, यही वो इंक्लूजन वर्सेस एफिशिएंसी का द्वंद्व है जो भारतीय बैंकिंग की कहानी में हमेशा से रहा है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, टेक्नोलॉजी का। हाँ, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम्स, ये सब तो था ही। हाँ, और अब तो फिनटेक और खासकर यूपीआई ने जैसे क्रांति ही कर दी है। यूपीआई तो वाकई गेम चेंजर है। मतलब बिना बैंक डिटेल्स शेयर किए 24/7
तुरंत कम लागत पर पेमेंट। इसने डिजिटल लेन-देन को कितना आम बना दिया है। बिल्कुल। और पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ज़ीरोधा जैसे फिनटेक स्टार्टअप्स भी आ गए हैं जो ट्रेडिशनल बैंकों को चैलेंज कर रहे हैं। साथ में एआई, मशीन लर्निंग भी आ रहा है, डेटा एनालिसिस के लिए, फ्रॉड पकड़ने के लिए। हाँ, ग्राहक सेवा के लिए एआई चैटबॉट और आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने के लिए। आगे शायद जेनरेटिव एआई का भी इस्तेमाल हो। लेकिन इन सब तकनीकी छलांगों के साथ नई चुनौतियां भी तो हैं, खासकर डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये सब। बिल्कुल। और इतने सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं, फिनटेक कंपनियां, पेमेंट बैंक्स। इस पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करना आरबीआई के लिए कितना मुश्किल होता होगा। ये बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आरबीआई अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसे तरीके अपना रहा है। मतलब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने देना, ताकि इनोवेशन भी ना रुके और रिस्क भी मैनेज हो। अच्छा, पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? टेक्नोलॉजी शायद उस पुराने इंक्लूजन वर्सेस एफिशिएंसी वाले द्वंद्व का हल दे रही है। वो कैसे? क्या मतलब है आपका? देखिए, राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य था इंक्लूजन, जिसके लिए महंगी ब्रांच खोलनी पड़ी, जिससे एफिशिएंसी गिरी। प्राइवेट बैंक्स एफिशिएंट थे, पर उनकी पहुंच शहरों तक थी। हाँ, ये तो है। अब यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, फिनटेक समाधान, ये सब कम लागत पर दूर दराज के इलाकों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, बिना फिजिकल ब्रांच खोले। एग्जैक्टली। बिना ब्रांच खोले इंक्लूजन और डिजिटल तरीकों से एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी, इंक्लूजन और एफिशिएंसी दोनों को एक साथ मुमकिन बना रही है। ये उस ऐतिहासिक विरोधाभास का एक तरह से तकनीकी समाधान है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय बैंकिंग एक साइकिल से गुजरी है, प्रॉफिट फोकस से सोशल फोकस, फिर एफिशिएंसी पर जोर, और अब टेक्नोलॉजी इन दोनों सिरों को जोड़ने वाला एक पुल बन रही है। वाकई दिलचस्प सफर रहा है ये, निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो यहाँ एक विचार है, सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग में ये दशकों पुराने इंक्लूजन बनाम एफिशिएंसी वाले मुश्किल सवाल का एक अनूठा हल पेश किया है, भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और किन गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का हल निकालने में मददगार हो सकती है, जिन्हें हमारी पारंपरिक नीतियां सुलझाने में शायद उतनी कामयाब नहीं रहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।